अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, आज हमने जो टॉपिक कवर करना है ना, उसकी बेस के ऊपर आपको नेक्स्ट जेएस कैसे काम करता है उसकी समझ आएगी। तो सब लोगों ने एक्टिवली जो है ना वो पार्टिसिपेट करना है अंडरस्टैंडिंग बनाने में। एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग बन गई, फिर बाकी सारे टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ सकते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये चीज़ वर्क कैसे करती है। ठीक है। अच्छा, चूँकि हम वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट काम कैसे करती है इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बनेगा। अच्छा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कोई डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करता हूँ, फिर आपको उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे हम फिर जो वेबसाइट बना रहे हैं उसकी आपको कॉन्टेक्स्ट बनेगा कि अच्छा इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें हैपन हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने सब इसको अंडरस्टैंडिंग बनाने के पहले भी हमने शायद इस पर बात की थी, सर्वर वगैरह चीज़ें। आज थोड़ी और क्लैरिटी में बात हो जाएगी। मैंने एक वेबसाइट ओपन की technoset.com, मे बी अदर वेबसाइट की w3school.com। अच्छा, इसमें इस वेबसाइट के अंदर जब मैंने इसको ओपन किया तो दो तीन चीज़ें नोटिस करने वाली। एक, जब मैं technoset.com लिख रहा हूँ या w3school.com लिख रहा हूँ, मेरे सामने एक UI रेंडर हो रही है, मतलब जो इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। ये जिस वजह से आ रही है उसमें दो कोड मेनली शामिल हैं, एक HTML का और एक CSS का। तो ये दो HTML और CSS का कोड मुझे डिफरेंट व्यू या रिप्रेजेंटेशन देता है वेबसाइट की। दोनों वेबसाइट में सेम हो रहा है। इवन आप प्लेंटी ऑफ डिफरेंट थाउजेंड मिलियंस वेबसाइट्स ओपन करेंगे, उन सब में सेम ही कॉन्टेक्स्ट है कि आपको कुछ HTML और CSS देखने को मिलती है जिसके अंदर कोई भी वेबसाइट का ओनर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें डिलीवर करना चाह रहा है। अच्छा, ये जो HTML हमारे पास आई है इसका एक बैकग्राउंड है। मतलब मैं ब्राउज़र में गया हूँ, मैंने एक वेबसाइट का URL हिट किया है, उसके अगेंस्ट मुझे जो चीज़ नज़र आई है, ये चीज़ हैपन कैसे हुई है, मतलब ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ हमारे पास कैसे आती है, ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली है। अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम एक HTML CSS का कोड लेट्स सपोज किया और वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वक्त आपके सामने वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नज़र आ रही है, सेम यहाँ पे भी मुझे कुछ आउटपुट नज़र आ रही है। ये इस कॉन्टेक्स्ट तक कैसे पहुँचा है? अच्छा, डेफिनेटली मैं जब ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी मुझे नज़र आ रहा है ये एक HTML और CSS का कोड है, सही है, और जो कि मैंने VS कोड में लिखा था, सही है। अच्छा, ये HTML CSS का जो कोड है ये मेरे सामने कैसे आया है, इसके पीछे की स्टोरी ऐसे है कि जो HTML CSS है ना, वो खुद से रन होने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है। ये एक स्टैटिक चीज़ है। स्टैटिक मतलब इसमें कोई एक्शंस इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट डिज़ाइन है या जो भी CSS हम करते हैं ये खुद से रन नहीं होती है। कैसे रन होती है? जब हम कोई HTML की फ़ाइल बनाते हैं तो ये ब्राउज़र पे चलती है, मतलब ब्राउज़र को इस तरह लिखा गया कि जो भी HTML हम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के अंदर रेंडर होती है। लाइक अगर मैं कोई ऐसा ब्राउज़र के अंदर कोड लिखूँ जो HTML CSS नहीं है तो वो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली जैसी हालत में है वैसा दिखा देगा। लाइक अगर मैं कोई वर्ड फाइल ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ब्राउज़र वर्ड फाइल ओपन करने के लिए नहीं बना है, तो उसको वो दिखाएगा नहीं। जिस तरह वर्ड एडिटर वर्ड फाइल खोल की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बना है, PPT का सॉफ्टवेयर PPT को दिखाने के लिए बना है, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर फोटोशॉप को दिखाने के लिए बना है, इस तरह ब्राउज़र जो है वो HTML CSS को दिखाने के लिए बना है, सही है। तो जब भी HTML CSS उसको नज़र आती है वो उसका कोड नहीं दिखाता बल्कि उसको चला के उसका आंसर दिखाता है। ये ब्राउज़र की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है, सही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो HTML CSS है इसको नज़र कैसे आती है, मतलब इसको मिलती कैसे है, इसका फ़्लो क्या रहता है? अच्छा, उसका फ़्लो ये रहता है कि जब हम HTML CSS में कोड करते हैं, सही है, अब इस HTML CSS में जो कोड करते हैं इसको हम सेव करते हैं, इसको या अपलोड करते हैं एक ऐसी मशीन में जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि सर्वर क्या चीज़ है। सर्वर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर पावरफुल रिसोर्सेज लगे हुए हैं। क्यों? अपनी इस HTML CSS का कोड जो कि मैंने डेफिनेटली अपने लैपटॉप में किया है ना अभी, या डेवलपर एंड पे कोड किया है,
तो वो कोड HTML CSS जो मैंने प्रोड्यूस की उसको मैं अपलोड कर देता हूँ सर्वर पे। सर्वर क्या चीज़ है? एक पावरफुल मशीन है जिसके अंदर ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज लगे हैं। जैसे अगर मेरे पास रैम जो है वो 8 GB है, मैं भी वहाँ पे 100 GB हो। मेरे पास अगर SSD स्टोरेज जो है वो 500 GB है तो वहाँ में भी 1 TB हो। तो इस तरह प्रोसेसर के, CPU के कोर्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा लगी हैं। वो क्यों लगी हैं? क्योंकि अगर मैं इस वेबसाइट को, इस HTML CSS को अपने लैपटॉप से सब यूज़र को एक्सेस देता हूँ तो मेरा लैपटॉप इस कैपेबल नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा हैवी रिक्वेस्ट को, लाइक 100 मिलियन लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे कि मुझे HTML CSS सेंड करो, वो इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें पावरफुल रिसोर्सेज नहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए हम उसको अपलोड करना है सर्वर के ऊपर। अब सर्वर एक सिर्फ मशीन है, सर्वर एक मशीन है। उस मशीन का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना। जिस तरह मेरे लैपटॉप का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरा जो दिल चाहता है मैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब सर्वर भी अगर एक लैपटॉप की तरह मशीन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर भी मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। वो एक मशीन है, एक कंप्यूटर है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप दुनिया का जो सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, फ़ोटोशॉप चलाना चाहते हैं, क्रोम चलाना चाहते हैं, आप जो आपका दिल करता है वो सॉफ्टवेयर आप उसमें चला सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे लैपटॉप यूज़ करते हैं, इसी सेम सिनेरियो में हम सर्वर का जो सॉफ्टवेयर सर्वर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। सही है। तो सर्वर स्पेसिफिकली सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं है, सर्वर को बहुत ज़्यादा डिफरेंट कामों के लिए बनाया जाता है। देखो ना, लैपटॉप को क्या एक काम के लिए बनाया जाता है? लैपटॉप में हम वर्ड भी यूज़ करते हैं, PPT भी यूज़ करते हैं, कितनी चीज़ें हैं। तो सर्वर भी एक मशीन है, उसको एक स्पेसिफिक काम के लिए तो नहीं लोग यूज़ करते होंगे ना। हर पर्सन के लिए सर्वर की अपनी डेफिनेशन है। कोई उससे जो है वो मे बी ज़्यादा हैवी काम कराना है, कोई डाटा को प्रोसेस करवाना है, किसी चीज़ को एडिट करवाना है, मे बी किसी ने कोई फ़ोटोशॉप यूज़ करता हो सर्वर में रख के, ताकि उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा फील आए, उसको ज़्यादा अच्छा चले। मे बी कोई जो है उसके अंदर ब्राउज़र यूज़ करता हो। तो अल्टीमेट सर्वर एक मशीन है, वो फिज़िकली कहीं ना कहीं पे रखी हुई है और उसको हम एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं रिमोटली। सही है। अगर आपके रूम में ही पड़ी है, आप वहाँ डायरेक्टली बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने लैपटॉप या PC को एक्सेस करते हैं। अगर आपसे दूर पड़ी है तो आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सर्वर इटसेल्फ कुछ नहीं है, वो एक हार्डवेयर रिसोर्स है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चलते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब जब हम ये HTML CSS इसमें रखते हैं तो उससे क्या होता है? इसमें ऐसी बात है कि मैं अपने पास यहाँ पे जाऊँ और एक फ़ोल्डर बना लूँ, मे बी HTML, उसके अंदर मैं एक HTML क्रिएट कर दूँ, index.html। अच्छा, इससे कुछ होगा? अगर ये फाइल मेरे सिस्टम में पड़ी है और इस HTML के फोल्डर में पड़ी है, इससे क्या होता है? इससे कुछ हो रहा है? सिर्फ एक फाइल स्टोरेज में पड़ी है, डेट्स इट, स्टोरी क्लोज। इसी तरह अगर जब मैं HTML CSS अपलोड करूँगा ये वाली सर्वर में, तो उससे कुछ होगा? लॉजिकली कुछ नहीं होना चाहिए ना। हमने फाइलें उठा के एक जैसे USB में पेस्ट कर देते हैं, जैसे लैपटॉप में पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे सर्वर में पेस्ट कर दी, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब ये हमें सर्वर को ये बात एक्सप्लेन करनी है, वो ये करनी है कि मुझे जो मैं ये HTML CSS आपको दे रहा हूँ, जब मुझे चाहिए होगी ये आपने मुझे वापस करनी है। मतलब जब मैं आपको बोलूँ कि ये HTML CSS की जो फाइलें आपको मैं दे रहा हूँ, ये फाइलें जब मुझे चाहिए तुमने मुझे वापस सेंड करनी है। बात समझ रहे हो? अच्छा, ये जो वे है ना, जो मैं उसको बोल रहा हूँ कि जब मुझे चाहिए होगी तुमने मुझे वापस करनी है, इस वे के ऊपर एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन है इसकी कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, इसको नॉर्मली हम सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं रिक्वेस्ट जनरेट करना। हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मुझे ये HTML की फाइल सेंड करो और सर्वर उसका रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, अब ये सर्वर इटसेल्फ मैंने आपको बोला था वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक हार्डवेयर मशीन है,
उसके अंदर सॉफ्टवेयर करते हैं। तो का मतलब जो मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वो उसको जो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा वो सर्वर का हार्डवेयर तो नहीं कर रहा होगा ना, एक्चुअली सर्वर का हार्डवेयर तो चल रहा है, उसके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो ये मेरी बात सुनेगा और उसके अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स देगा। अच्छा, वो जो सॉफ्टवेयर होगा जो मेरी बात सुनेगा, जिसको मैं कहूँगा मुझे HTML CSS की फाइलें जो कि मैंने तुम्हारे उस फोल्डर में रखी हैं वो मुझे वापस दो, और वो उठा के मुझे वापस सेंड करेगा, इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सर्वर एप्लीकेशंस। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में सर्वर भी बोल देते हैं लोग। अब ये सर्वर के दो मीनिंग हो गए हैं, बात समझ आ रही है आपको? एक वो सर्वर जो हार्डवेयर है और एक वो सर्वर जो फाइलें सेंड करता है, या उसको अभी के लिए आप ऐसे समझो सर्वर एप्लीकेशन। तो इसका मतलब वो कोई सॉफ्टवेयर होगा। इसका मतलब जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो भी किसी कोड से बना होगा, वो भी किसी कोड से बना होगा। अच्छा, वो जो सर्वर है ना, वो सर्वर की एप्लीकेशन जो क्या करती है, एक्ट करती है ऐसे कि जिसको मैं कहूँगा ये वाली फाइल दे दो, ये सेंड कर दो, ये काम ऐसे कर दो, वो काम ऐसे कर दो, और वो एप्लीकेशन जो है, वो जो सर्वर की एप्लीकेशन है, वो सर्वर के ऊपर चल रही होगी और जो मैं कहूँगा वो मुझे वैसे रिस्पॉन्ड कर रही होगी। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि सर्वर एक मशीन है, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है उसको हम सर्वर की एप्लीकेशन बोल रहे हैं। वो जो एप्लीकेशन है वो भी किसी कोड से बनती है, जिस तरह HTML CSS का मैं कोड लिख रहा हूँ। अब वो जो एप्लीकेशन है जो सर्वर से मुझे डाटा उठा के सेंड करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, वो एप्लीकेशन को हम सर्वर एप्लीकेशन बोलते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, अभी जो हम वो सर्वर की एप्लीकेशन, हमारा जो मेन स्ट्रीम है, जो बैकएंड इंजीनियर का काम होता है, जो हमारा मेन काम है, वो उस सर्वर की एप्लीकेशन को बनाना काम है। हम जो बना रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन है जो सर्वर पे चलती है। HTML CSS सर्वर पे जस्ट सेव होती हैं, वो चलती नहीं है खुद से। उन HTML CSS को क्लाइंट पे सेंड करना, कब कौन सी फाइल सेंड करनी है, किसको क्या काम करना है, किसको एडिट करना है, इसको बोलते हैं सर्वर की एप्लीकेशन। वो सर्वर की एप्लीकेशन बना रहे हैं हम भी, जिसके लिए हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं Next.js। जिसके लिए क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं? Next.js। इसका मतलब Next.js एक सर्वर की एप्लीकेशन है, जिसको बाद में कहूँगा कि तुम मुझे ये फाइल दे दो, ये फाइल ना दो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, ये सारा काम ये खुद से टैकल करता है। अच्छा, अब हम अगर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इसलिए जो सर्वर्स होते हैं ना, वो सर्वर की एप्लीकेशन, उसको हम बैकएंड डेवलपमेंट बोलते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस रहती हैं। लाइक अगर Next.js से पहले Node.js होता था, तो React इटसेल्फ एक फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है, वो एज अ सर्वर एक्ट नहीं कर सकता। यानी कि React में जो हम कोड करते थे आज से पहले, वो क्लाइंट है, यानी कि क्लाइंट वाले फ्रेमवर्क जो हैं वो एज अ सर्वर एक्ट नहीं कर सकते, मतलब एज अ सर्वर की एप्लीकेशन एक्ट नहीं कर सकते। उनको चलाने के लिए भी किसी सर्वर की ज़रूरत होती है। मेरी क्या लॉजिक समझ में आ रही है ना, कि सर्वर पे जो एप्लीकेशन चल रही है उसको भी बिल्ड करना होता है। अब अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड की है जो सिर्फ ब्राउज़र में चलती है, वो सर्वर पे चलने वाली एप्लीकेशन नहीं है, वो सिर्फ ब्राउज़र में चलने वाली एप्लीकेशन है। तो HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट से जो चीज़ बनती है वो सर्वर की एप्लीकेशन नहीं है, वो क्या, ब्राउज़र की एप्लीकेशन है। और ब्राउज़र की एप्लीकेशन सर्वर में अगर सेव भी कर दें तो उसको रन करने से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ ब्राउज़र में चलती है। तो जैसे मैंने HTML बना दी है यहाँ पे, इसी तरह मैं CSS की फाइल बना दूँ या टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बना दूँ, ये सारी चीज़ें क्लाइंट है। इसका मतलब है कि इनको अगर मैं सर्वर में रख भी दूं, ये मेरा वो काम नहीं करेंगे जो सर्वर में मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैंने सर्वर को बोलना मुझे फलां एप्लीकेशन, फलां HTML सेंड करो, फलां CSS सेंड करो, फलां इमेज सेंड करो, इस इमेज को ऐसे कर दो, इसके लिए PDF बना दो। तो मैंने कुछ सर्वर को बातें करनी है, सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन जो क्लाइंट साइड वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सर्वर के ऊपर जाके एज अ स्टैटिक फाइलें तो सेव हो सकती हैं स्टोरेज में, लेकिन ये एक्ट नहीं कर सकती हैं, सर्वर में रन नहीं हो सकती हैं, और वो रन होके मेरा काम नहीं कर सकती हैं जो मुझे चाहिए। इतनी बात सबको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है?
तो जो HTML जो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स हैं, जिसके अंदर React JS है, जिसके अंदर Angular JS है, जिसमें Vue JS है, या HTML CSS या पुराने दौरों में jQuery होता था, ये सारी ब्राउज़र में चलने वाली एप्लीकेशंस हैं जिनका कोड ब्राउज़र में चलता है। तो ये बजाते खुद ऐसी जॉब नहीं कर सकती जो सर्वर जिसमें हैवी रिसोर्सेज लगे हुए हैं उसमें इंस्टॉल हो जाए, जब मैं उसको रन करूं फिर वो क्लाइंट वाली बातें सुनने लग जाए। ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। इनका काम सिर्फ ब्राउज़र में चलना होता है बस। अब सर्वर में चलने वाली एप्लीकेशन हम बिल्ड करते हैं खुद से सेपरेटली। अच्छा, इनको हम बैकएंड सर्वर भी बोल देते हैं, सर्वर की एप्लीकेशन भी बोल देते हैं। इन सम कॉन्टेक्स्ट लोग इनको सर्वर भी बोल देते हैं, जैसे Next.js सर्वर, Node.js सर्वर, Python Flask सर्वर, Python Django सर्वर। वो सर्वर, अब जब वो सर्वर बोलते हैं ना, इधर से सारी कन्फ्यूजन शुरू होती है कि सर्वर हार्डवेयर मशीन है या सर्वर ये क्या है सर्वर। तो हार्डवेयर मशीन इज समथिंग एल्स, और उसके अंदर जो कोड चल रहा है उसको भी हम सर्वर बोल रहे हैं, या हम उसको सर्वर की एप्लीकेशन बोल दें, जिसकी जॉब क्या होती है, मेन स्ट्रीम जो सर्वर की होती है ना, वो ये होती है कि फाइलें सेंड करना। जब मैं जो भी रिक्वेस्ट करूंगा उस रिक्वेस्ट को सुनना, समझना, उसके अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स करना, ये सर्वर की एप्लीकेशन की मेन जॉब है। मतलब मेरे पास अगर ये सर्वर है, इसकी जो मेन जॉब मुझे देखनी है कि मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट लेट्स सपोज मेरे पास जो है लैपटॉप है इस वक्त, इधर से मैं जो रिक्वेस्ट करूँगा इसको ये उसको अंडरस्टैंड करेगा, पढ़ेगा। डेफिनेटली देखो हार्डवेयर तो नहीं ये काम करेगा ना, रैम थोड़ी ये काम करेगी, इसके अंदर जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो काम ये करेगा। सही है। अब जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको और ये जो मुझे सर्वर वापस रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमें सर्वर पे कोई एक ऐसी एप्लीकेशन रन करनी है, सर्वर ऐप जिसे बोलते हैं, जो मेरी ये रिक्वेस्ट रिसीव करे, उसको अंडरस्टैंड करे, फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स सेंड करे। और ये जो एप्लीकेशन उसमें मैं रन करूँगा ये मुझे बिल्ड करनी होती है खुद से। जिस तरह मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट लिखनी है ना, जो ब्राउज़र में नज़र आ रही है, इस तरह मुझे वो वाली एप्लीकेशन भी बनानी है जो सर्वर में चलेगी और जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसका रिस्पॉन्ड करेगी। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, वो मैं एप्लीकेशन जो बना सकता हूँ वो Node.js में बना सकता हूँ, वो मैं Python Flask में बना सकता हूँ, वो मैं Python Django में बना सकता हूँ, वो मैं PHP में बना सकता हूँ, वो डिफरेंट लैंग्वेज हैं। और अब Next.js ने भी वो वाली एप्लीकेशन बनाने की सपोर्ट दे दी है, इसीलिए तो Next.js पॉपुलर हो रहा है। रीज़न क्या है, अब ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट लिखने के लिए भी कैपेबल है, यानी कि क्लाइंट साइड का फ्रेमवर्क है, और एट द सेम टाइम ये सर्वर की एप्लीकेशन बनने के लिए भी तैयार है, जिसकी जॉब क्या है, मेन उसकी जॉब नहीं बोलनी, इसकी मेन जॉब है रिक्वेस्ट रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना और रिस्पॉन्स सेंड करना। इन सब का भी यही जॉब है जो Next.js परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जस्ट HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट इज नॉट फॉर रनिंग ऑन द सर्वर टू सेंड सम फाइल्स, तो वो जस्ट स्टैटिक फाइल्स हैं। स्टैटिक मतलब ब्राउज़र में चलती हैं, ब्राउज़र में चलने वाली फाइल्स हैं। वो वहाँ पे सर्वर पे ये जॉब नहीं कर सकती जो जॉब मुझे मेन चाहिए, और वो जॉब क्या है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना और सर्वर रिस्पॉन्ड करे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग गेम शुरू होती है कि हमें या तो इनमें से कोई चीज़ यूज़ करनी है और सर्वर की एप्लीकेशन को बनाना है खुद से। लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो अगर मुझे एक ऐसी सिर्फ वेबसाइट बनानी है जिसका एक पेज है वो ऐसे रेंडर हो रहा है, अब लॉजिकली मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, जस्ट मुझे क्या चाहिए, HTML CSS मेरा एक पेज बन जाएगा। मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके सारा पेज डिज़ाइन कर लूँगा। उसमें मैंने लिख दिया मे बी H1, उसमें लिख दिया मे बी कोई भी वेबसाइट का नाम लिख दिया, या डिफरेंट मैंने उसमें जॉब्स करनी है, वो मैंने इसके अंदर जो है ना वो डिफ़ाइन कर दी। ठीक है। और फर्दर इसमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो भी मैंने डाल दिया। लेट्स सपोज मैंने इसमें CSS भी कर दी, जो मुझे चाहिए था मैंने बना लिया, बन गया। अब इस फाइल को मुझे उठा के कहाँ पे रखना है, सर्वर पे। क्यों रखना है, ताकि लोग इसको देख सकें। अब सर्वर पे इसको तो रख दिया, अब मुझे एक और काम करना है। वो काम क्या है,
सर्वर की ऐप बनाना है। अब देखो मैं एक ऐसा डेवलपर हूँ जिसने अभी स्टार्ट किया, जिसने HTML CSS बना ली। अब मेरे अंदर फीलिंग है कि मैं इस वेबसाइट को लाइव करूँ तो मुझे एक सर्वर चाहिए। अब सर्वर भी मैंने फ्री वाले ढूंढ लिए, उसमें फायरबेस भी है, उसमें सर्च भी है, उसमें वर्सल भी है। कंपनीज हैं जो फ्री में छोटी छोटी स्पेसिस देती हैं एज अ सर्वर। अच्छा वो भी मैंने ढूंढ लिए। अब मेन चैलेंज आ जाता है कि उसके अंदर एप्लीकेशन कौन सी इंस्टॉल करूँ जो मेरी इस HTML फाइल को मुझे वापस सेंड करे। अदरवाइज तो ये एक जगह पड़ी रहेगी, तो ये वापस सेंड नहीं करेगी। अच्छा इधर एक गेम आती है, वो क्या आती है कि कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो प्री बिल्ट इन है। प्री बिल्ट इन मतलब क्या है, किसी ने कोड लिख दिया है उसका और उनकी एक कॉमन जॉब है। वो कॉमन जॉब क्या है, जैसे लाइक सबसे पहले हम उस प्री बिल्ड सर्वर की बात करते हैं जिसके अंदर आता है Nginx। आपने बहुत नाम इसका सुना होगा। अगर Nginx ये सर्वर पे चलने वाली एप्लीकेशन है जिसको हम सर्वर भी बोल सकते हैं। ये क्या कहती है कि मैंने एक प्री बिल्ड सारा कोड लिख के रखा हुआ है। वो कोड क्या है, आप मेरे पास एक फोल्डर है पब्लिक का, उसके अंदर अपनी HTML CSS वाली फाइलें पेस्ट करोगे ना आप, और मुझे सर्वर पे रन कर दोगे। पहले मुझे सर्वर में इंस्टॉल करो, सर्वर पे मुझे रन कर दो, फिर मेरा एक पब्लिक का फोल्डर है उसमें मुझे HTML CSS टाइप्स की फाइलें दे दो। अब मैं तुम्हारे लिए क्या जॉब करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एग्जैक्ट वो जॉब करूंगा कि जब भी तुम मुझे जो फाइल कहोगे ना वापस भेजो, मैं वापस भेजूंगा। यानी कि रिक्वेस्ट आएगी मैं रिस्पॉन्स भेजूंगा, रिक्वेस्ट आएगी मैं रिस्पॉन्स भेजूंगा। लेकिन इसमें एक सीखने वाली चीज़ ये है, ये प्री बिल्ड सर्वर है। प्री बिल्ड सर्वर का क्या मतलब है, इसमें जो रिक्वेस्ट जा रही है और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको टैकल करने वाला कोड मैंने नहीं लिखा। किसने लिखा है, Nginx ने लिखा है, और वो हम कस्टमाइज भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो जो उसने कोड लिखा है वो वेरी स्पेसिफिक टू सम सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट को टैकल करने के लिए लिखा है। क्या बात समझ में आ रही है। अब एक ऑप्शन ये है कि मुझे अगर सिर्फ HTML CSS टाइप्स की वेबसाइट बनानी है, उसका कोड उठाऊं, Nginx को इंस्टॉल कर लूं सर्वर में और उसके पब्लिक के फोल्डर में पेस्ट कर दूं, तो Nginx मेरे लिए ये वाली जॉब परफॉर्म करेगा। ये जो जॉब है ना यहाँ पे, ये जो जॉब करनी थी, ये मेरे लिए Nginx परफॉर्म कर देगा, क्योंकि Nginx ने ये लॉजिक लिखी है कि मैं रिक्वेस्ट रिसीव करूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा और आपके बदले में रिस्पॉन्स सेंड करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, Nginx सिर्फ वेरी लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। देखो Nginx क्या ऐसा सॉफ्टवेयर लिख सकता है जिससे दुनिया की सारी नीड्स पूरी हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या कहता है कि अगर आपने एक सम स्पेसिफिक आपने चीज़ें अचीव करनी है, ये फंक्शनैलिटी मैं दे रहा हूँ, इस तरह अचीव कर लोगे, ये आपको मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको कोई सर्वर नहीं लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका काम करेगा। इतनी बात सबको समझ आ गई? नहीं, अब अभी मैं उस पर, अभी आप लोग सिर्फ इतने कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करो कि ये चीज़ें चलती कैसे हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी इसमें वर्क कैसे हो रहा है। अब सबसे पहले Nginx को अंडरस्टैंड करो कि Nginx कैसे काम कर रहा है, या अपाची सर्वर आप लोगों ने सुना होगा, वो कैसे काम करते हैं। ये प्री बिल्ड सर्वर्स हैं। प्री बिल्ड मतलब प्री बिल्ड सर्वर एप्लीकेशन हैं, अगर आप मोर इसको अंडरस्टैंड करो। इनका काम जॉब क्या है कि इनके ये प्री बिल्ड हैं तो इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं, सही है, लिमिटेड फीचर है। लिमिटेड फीचर क्या है कि इनके स्पेसिफिक फोल्डर में मैं अपनी HTML CSS की वेबसाइट रख दूं तो ये उसको अपलोड कर देते हैं, मतलब उसको रन करते हैं। अच्छा ये रनिंग होती कैसे है, इसको भी अंडरस्टैंड अब करना पड़ेगा। अच्छा ये रनिंग जो होती है सर्वर के दरमियान, जो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। यानी कि हम क्लाइंट से सर्वर के साथ बात कैसे करते हैं, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। हम जो प्रोटोकॉल पढ़ने लगे हैं वो प्रोटोकॉल है HTTP। ये एक प्रोटोकॉल है, यानी कि आपने क्लाइंट से रह के सर्वर से बात कैसे करनी है, उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा जो वेबसाइट्स, मतलब जो ये ब्राउज़र से मैं चीज़ें सर्च करता हूँ, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है इसको HTTP बोलते हैं।
अच्छा, आपने इसको इंश्योर करना है, कैसे करेंगे? आप जब वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, नज़र आ रहा है यहाँ पे http:// आगे कुछ लिखा हुआ है। तो सिर्फ सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें, http को कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वो सब http उनके शुरू में लिखा है, या https या http। इसका मतलब क्या है कि वो जो क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है उसका जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? http प्रोटोकॉल। उसको क्या बोलते हैं? http प्रोटोकॉल। अच्छा, http प्रोटोकॉल जब काम करता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सर्वर को पहुंचाना, और सर्वर जो रिस्पॉन्स देगा उसको वापस क्लाइंट को देना। ये इसकी जॉब होती है http प्रोटोकॉल की। सही है। अच्छा, अब http प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं कि रिक्वेस्ट किस मेथड के साथ जनरेट होगी। अच्छा, हम जो नॉर्मली ब्राउज़र पे जो ब्राउज़र मेथड सपोर्ट करता है वो सिर्फ एक मेथड सपोर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड गेट मेथड। दैट इज़ कॉल्ड गेट मेथड। गेट मेथड का क्या मतलब है कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, वो मुझे आप वापस बैक सेंड करो। तो जब भी ब्राउज़र मतलब क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, अगर वो HTTP के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है और उसका जो मेथड होगा बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र में गेट होगा, और जो उसको रिस्पॉन्स आएगा वो कोई ना कोई डाटा, कोई फाइल, कोई चीज़ होगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको यहां तक? अच्छा, अब ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, इसके अंदर इसकी लॉजिक को हैंडल करने के लिए हमें सर्वर बनाने पड़ते हैं। अगर मैं ब्राउज़र में HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूं तो अब एनजिनक्स मेरे लिए ये काम करेगा कि उस HTTP प्रोटोकॉल को लिसन करने के कुछ कोड लिखा हुआ है इसने, कि अगर HTTP के साथ मुझे कोई रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर के ऊपर, मुझे उसको हैंडल करना है, रीड करना है और उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स सेंड करना है। सही है। अच्छा, अब जब यहां पे HTTP प्रोटोकॉल के बाद काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मे बी यहां पे ले जाते हैं। अच्छा, ये HTTP की रिक्वेस्ट यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है ये काम कैसे करता है? इसकी HTTP की मेन जॉब है, ये नेटवर्किंग में आता है। इसकी जो मेन जॉब है वो ये है कि एक जगह से रिस्पॉन्स को दूसरी जगह पे पहुंचाना या एक्शन जनरेट करना, एक रिक्वेस्ट को, एक पैकेट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचाना, ये HTTP की जॉब है। सही है, HTTP प्रोटोकॉल की, HTTPS कह लें, सिक्योर इन फॉर्म ऑफ। अच्छा, आगे ये काम कैसे करता है इसका तो हमें पता लग गया। अब इसने कहाँ पे मतलब HTTP प्रोटोकॉल ने एक रिक्वेस्ट को कहाँ से जनरेट करके कहाँ पहुँचाना है ये हमें बताना होता है। हम क्या बताते हैं कि दुनिया में सबसे यूनिक जो चीज़ है जिसके पास हमें इंफॉर्मेशन लेके जानी होती है, डेट इज़ कॉल्ड IP ऑफ एनी डिवाइस, इंटरनेट डिवाइस। देखो, HTTP इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, मतलब जो इंटरनेट के ऊपर चलता है ना, ये लोकली नहीं चलता। अब इंटरनेट के ऊपर दुनिया का जो इंटरनेट का मैश है उसके अंदर दुनिया की हर डिवाइस कनेक्टेड है और हर डिवाइस का एक IP होता है। जिस तरह हर इंसान का एक CNIC है हमारे पास पाकिस्तान में, इसी तरह हर इंटरनेट डिवाइस का एक IP होता है जो उसकी पहचान है कि ये डिवाइस कहाँ पे चल रही है, क्या प्रोसेस है उसका। अच्छा, ये प्रोटोकॉल कहता है कि जब आपने बोलना है ना, तुम उस पर्टिकुलर डिवाइस से या उस पर्टिकुलर सर्वर से बात करो, तुम मुझे उसका IP दोगे। ऐसे ये IP का फॉर्मेट है कि तुम मुझे उसका IP दोगे। इसका मतलब है HTTP आपकी रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर जगह पे लेके जाएगा जहां पे ये IP चल रहा है। तो ये US में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है। आपकी रिक्वेस्ट वहां से जनरेट होगी, वहां पर्टिकुलर IP के पास जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, ये IP क्या है? ये एक हार्डवेयर है। देखो ना, IP मेरे लैपटॉप का एक IP है,
तो ये तो मेरे लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब मेरे लैपटॉप के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा ना, तो इसका मतलब इस आईपी ने उस सर्वर तक बात पहुंचा दी। अब उस सर्वर में कोई ऐसी एप्लीकेशन चल रही होगी जो उस बात को लिसन करेगी, और वो एप्लीकेशन एनजीएनएक्स हो सकती है, नोड.जेएस हो सकता है, अपाची सर्वर हो सकता है, पाइथन, फ्लास्क, जेंगो, नेक्स्ट.जेएस, वो कोई भी सर्वर हो सकता है, सर्वर का कोड हो सकता है जो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके प्रोसेस करेगा। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमने आईपी से उसको पता लग गया, वो सर्वर तक पहुंच गया, उसने वहां पे बात पहुंचा दी। अब वहां पे बात आ गई एनजीएनएक्स की, एनजीएनएक्स ने उसको रीड किया और उसको रिस्पॉन्स बैक कर दिया, या नोड.जेएस ने कर दिया, या व्हाटएवर। बाकी कस्टम, अगर आपने कस्टम फंक्शनैलिटी लिखनी है तो आप नोड.जेएस, पाइथन, फ्लास्क, जेंगो या नेक्स्ट.जेएस यूज़ करते हैं। अगर आपने प्री बिल्ड, आप चाहते हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सारा कोड लिखूं बैकएंड का, और मुझे कुछ भी नहीं लगना, मुझे HTML CSS को मतलब एक डिप्लॉय करना है जो मुझे फाइलें नज़र आएंगी। अब आप वहाँ पे प्री बिल्ड सर्वर यूज़ कर लेते हो, जस्ट लाइक एनजीएनएक्स। उसकी जॉब क्या है? वो ये है कि जो भी फाइलें आप उसको दोगे उसको वापस बैक करेगा जब भी HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट होगी। और ब्राउजर से जो HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड गेट रिक्वेस्ट। गेट मतलब मुझे कुछ चाहिए आपसे सर्वर से, तो वो गेट रिक्वेस्ट हमारी जनरेट हो गई। अब हमने क्या किया है, HTTP का प्रोटोकॉल यूज करते हुए ब्राउजर से गेट रिक्वेस्ट जनरेट की जो कि पर्टिकुलर आईपी के पास गई। अब ये आईपी एक सर्वर है, अब उसने इस रिक्वेस्ट को दे दिया जो उसके पास सर्वर की एप्लीकेशन चल रही थी, वो एनजीएनएक्स हो सकता है, नोड जो हो सकता है, उसने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद अब उसने उसका रिस्पॉन्स बैक करना है। अच्छा, अब चूंकि एक लैपटॉप के अंदर या एक आईपी के अंदर आपको पता है कि मल्टीपल डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। लाइक देखो, एक लैपटॉप, क्या इस मेरे लैपटॉप में सिर्फ एक एनजीएनएक्स चल सकता है? नहीं, मैं एनजीएनएक्स भी एट द सेम चला सकता हूँ, मैं नोड.जेएस भी चला सकता हूँ, मैं फ्लास्क सर्वर भी चला सकता हूँ, मैं वर्ड चला सकता हूँ, फोटोशॉप चला सकता हूँ। मेरा जो दिल कर रहा है मैं वो सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ ना अपने लैपटॉप में, और एट द सेम टाइम ज़्यादा भी चला सकता हूँ। ऐसे ही है ना। अब आपने HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट की जिसका काम था आपकी बात को पहुँचाना सर्वर पे। सर्वर कौन, दुनिया में इतने सर्वर हैं, यानी कि इतनी मशीनें हैं, किस जगह पे बात पहुंचानी है आपने आईपी दे दिया। अब उस एक सर्वर के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन चलती हुई हो सकती हैं। देखिए, जब मेरे लैपटॉप में अगर रिक्वेस्ट आती है तो वो कितनी एप्लीकेशन चल रही हैं, मेरे पास 10 चल रही हैं। सर्वर कहता है कि आप मुझे ये भी साथ मेंशन करके भेजें कि आपने इस सर्वर के अंदर जो 10 एप्लीकेशन चल रही हैं, मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट है कौन सी एप्लीकेशन को देनी है। वो चीज़ जो डिफाइन होती है, डेट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर। डेट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर। हम साथ में पोर्ट नंबर मेंशन करते हैं। हर चलती हुई एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है। ये पता कैसे लगता है कि कौन सी एप्लीकेशन का क्या पोर्ट नंबर है? अच्छा, ये हम खुद से रखते हैं पोर्ट नंबर। लाइक अगर मुझे एनजीएनएक्स चलानी है तो उसकी पोर्ट नंबर मैं खुद से डिफाइन करता हूँ। अगर मुझे नोड.जेएस चलाना है, आप लोगों ने देखा कि जब हम नेक्स्ट.जेएस चला रहे थे तो ऊपर एक पोर्ट नंबर आ रहा है, डेट इज कॉल्ड 3000। ऐसे ही है ना, वो 3000 एक पोर्ट नंबर है जिसकी डेफिनेशन है, वो मैं खुद से रख रहा हूँ ना कि उसकी पोर्ट नंबर क्या होगी। हर सॉफ्टवेयर बनाने वाला पर्सन खुद से डिफाइन करता है कि उसकी पोर्ट नंबर क्या होगी। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो हमने क्या किया, हमारे पास लेट्स सपोज बिलियंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम थे या सर्वर्स थे। HTTP ने रिक्वेस्ट जनरेट की, अब उसको बिलियन नजर आ रहे हैं। उन बिलियन में से एक कैसे सिलेक्ट हुआ? डेट इज कॉल्ड आईपी ऑफ दी सर्वर या डिवाइस या लैपटॉप या मशीन। उस आईपी से उसने फिल्टर करके एक जगह डिसाइड कर ली मुझे पूरी दुनिया में कहां पहुंचना है। उस आईपी के बाद उस एक लैपटॉप, एक सर्वर, एक मशीन में भी 10 एप्लीकेशन चल सकती हैं। अब उसमें से एक कैसे सिलेक्ट होगी? डेट इज हेल्पिंग थ्रू पोर्ट नंबर। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक लैपटॉप, एक सर्वर, एक मशीन में कितनी एप्लीकेशन रन हो सकती हैं, मतलब कितनी पोर्ट्स होती हैं? कौन बताएगा कि एक लैपटॉप, एक सर्वर, एक मशीन में कितनी पोर्ट्स होती हैं? 65,536
536 समथिंग लाइक दैट, यानी कि 65,000 सॉफ्टवेयर चल सकते हैं एक सर्वर में, एक लैपटॉप में। मेरे इस लैपटॉप में 65,000 एप्लीकेशन चल सकती हैं एट द सेम टाइम। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि एंड क्या है, एंड भी तो कुछ चीज़ होती है ना, एंड लिमिट क्या है, 65,000 है, लेकिन 65,000 के लिए आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, अनलिमिटेड, बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ डिफरेंट रैम्स, और पता नहीं कितनी बड़ा आपको सर्वर बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली चूंकि मेरा लैपटॉप इतना है, मेरे पास ऑप्शन स्टिल है कि मैं 65,000 चला सकता हूँ, लेकिन इसमें इतनी पावर ही नहीं है कि ये 65,000, वो तो एंड लिमिट है ना एक चीज़ की, लेकिन इसमें हम 2 4 10 चलाते हैं मैक्सिमम। इसी तरह जो मेरे पास सर्वर है उसमें मेरे पास एट द सेम टाइम 65,000 डिफरेंट एप्लीकेशन चलाने की कैपेबिलिटी है। वो अब लेट्स सपोज एक ऐसा बहुत बड़ा सर्वर है, उसमें 65,000 चल रही हैं, अगर अब उसमें से कौन सी एप्लीकेशन पे आपने रिक्वेस्ट भेजनी है या जिसको वो प्रोसेस करे, वो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे अब मैं 5,000 पे जा रहा हूँ, मैं इसको 10,000 कर सकता हूँ, मैं इसको 30,000 कर सकता हूँ, मैं इसको 65,000 कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? तो क्यों मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इतने सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ, और सारे सॉफ्टवेयर में मैं अपनी मर्जी से जो मेरा सॉफ्टवेयर की पोर्ट है वो डिसाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन आती है, वो लिमिटेशन क्या है कि कंप्यूटर में कुछ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक मैं अगर फोटोशॉप चला रहा हूँ, लेट्स सपोज, मैं इसलिए वर्ड यूज़ करता हूँ ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। मैं फोटोशॉप चला रहा हूँ, अगर फोटोशॉप ने 3,000 पोर्ट ऑलरेडी ले ली है मेरे कंप्यूटर से, तो क्या मैं 3,000 अपने सॉफ्टवेयर को दे सकता हूँ? नहीं। इसका मतलब वो ऑलरेडी यूज्ड पोर्ट है। तो जो पोर्टें आपके लैपटॉप कंप्यूटर में ऑलरेडी यूज्ड होती हैं, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेसिफिक पोर्ट में भी 10-15 पोर्ट्स हैं जो कंप्यूटर में ऑलरेडी यूज्ड हो रही होती हैं, आप उनको नहीं दोबारा यूज कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है? आप उनको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, ये लिमिटेड है। जैसे आई गेस 21 नंबर पोर्ट SH के लिए यूज होती है, अब वो सब 21 पोर्ट को दोबारा रीयूज नहीं कर सकते अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो क्योंकि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी प्री बिल्ट इन भी कुछ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उन प्री बिल्ट इन सॉफ्टवेयर की भी कोई पोर्ट यूज हो रही है। अब उनके अलावा 65,000 में से जो पोर्ट चाहें वो यूज कर सकते हैं, और इवन 65,000 आप सॉफ्टवेयर रन भी कर सकते हैं। बट नॉर्मली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इसके करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी रिसोर्सेज चाहिए, मतलब बहुत बड़ा मशीन चाहिए। सही है? अच्छा, इसका मतलब है कि मैंने एक HTTP ने रिक्वेस्ट रीड की, IP ने डिफाइन कर लिया पूरी दुनिया में से किस सर्वर किस लैपटॉप के पास जाना है, पोर्ट नंबर ने डिफाइन कर लिया कि इतनी एप्लीकेशन चल रही है, किस में से एक को चूज करना है। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसके बाद आती है बात कि मुझे डिफरेंशिएट करना है। वो चीज़ क्या है कि देखो, इतने सर्वर में से एक सर्वर चूज हो गया, इतनी एप्लीकेशन में से पोर्ट नंबर से एप्लीकेशन चूज हो गई। अब उस एप्लीकेशन के अंदर भी मुझे बहुत सारे डिफरेंट काम करने हैं। हो सकता है कि मैंने उस एप्लीकेशन को कहना है तुम वर्ड फाइल क्रिएट कर दो, एक और काम मैंने उसको कहना है तुम PDF फाइल क्रिएट कर दो, एक और काम मैंने उसको कहना है तुमने डेटाबेस में ये डाटा ऐड कर दो या डेटाबेस में ये डाटा डिलीट कर दो। तो अभी मैंने उस सर्वर की एप्लीकेशन को 10 काम कहे हैं। ये 10 काम कैसे, मैं इसको अब मैं बोलूँगा कि तुमने वर्ड फाइल क्रिएट करनी है या PDF, ये बात मैं उसको कैसे समझाऊँ? इसको समझाने के लिए प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल के बाद IP के बाद पोर्ट के बाद यहाँ पे आती है डेट इज कॉल्ड राउट्स। डेट इज कॉल्ड राउट्स। अच्छा, ये राउट क्या करते हैं? ये हम डिफाइन करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से। अच्छा, इस राउट के आगे हम इसका नाम लिखते हैं, मैं बोलूंगा PDF 8। अब मेरे इस सर्वर को, जो कि मैंने सर्वर में रन किया होता है एप्लीकेशन, उसको पता लग रहा है एक रिक्वेस्ट आई है, वो क्या कह रही है, HTTP इस सर्वर के पास आना था, उसको मिल गया, पोर्ट नंबर भी मिल गया। अब उसको सर्वर कहता है कि तुम्हें एक एप्लीकेशन, अब वो सीधा उसको जाके टारगेट करता है। HTTP सीधा उस एप्लीकेशन को जाके टारगेट करता है जो मैंने उस पोर्ट पे रन की हुई थी, और उसको कहता है कि यूजर ने तुम्हें रिक्वेस्ट की है और तुमसे वो क्या काम लेना चाह रहा है, उसने मुझे ये वाला राउट दिया है।
अब सर्वर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, यानी कि सर्वर की वो एप्लीकेशन डेट इज कॉल्ड एनजीएक्स, डेट इज कॉल्ड नेक्स्ट.js, डेट इज कॉल्ड नोड.js, वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, मेरे तक रिक्वेस्ट आ गई है और यूजर मुझसे क्या चीज़ अचीव करना चाह रहा है, उसने मुझे राउट का नाम बता दिया। अब वो इस राउट के नाम के पीछे जो कोड लिखा होगा उसको चलाएगा और रिस्पॉन्स बैक कर देगा। अब मैंने पीडीएफ क्रिएट लिखा है राउट, अब ये मैंने खुद से मैंने ब्राउजर को या मैंने खुद से बताया कि पीडीएफ क्रिएट राउट खोलो। अब उस राउट के पीछे जो कोड लिखा है वो भी मैंने खुद लिखा है। मेरी बात समझ रही है? तो वो जो भी चलेगा उसका रिस्पॉन्स जो आएगा वो मुझे नजर आ जाएगा। अब अगर लेट्स सपोज एक कोड था जो पीडीएफ क्रिएट करने के पीछे चल रहा है, अब मुझे एक और काम उसी सर्वर की एप्लीकेशन से लेना है। पीडीएफ क्रिएट की जगह मैंने वर्ड क्रिएट करनी है, वर्ड फाइल क्रिएट। अब वर्ड फाइल क्रिएट अगर मैं राउट लिखूंगा तो इससे क्या समझ में आएगी? अब वो उसके पास अब दो फंक्शन है, एक फंक्शन चलता है पीडीएफ क्रिएट पे और दूसरा फंक्शन चलता है वर्ड फाइल क्रिएट पे। अब जब रिक्वेस्ट आ गई सर्वर तक, डेट इज कॉल्ड nginx तक, next.js तक, node.js तक, अब उसमें से चूज हो गया कि किस राउट पे तुमने चलना है। वो node.js मतलब वो राउट क्या है, क्रिएट पीडीएफ है या क्या चीज है? राउट की डेफिनेशन समझ में आ रही है कि राउट का मतलब क्या है? उस राउट के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक लिखी होगी जो चलेगी और रिस्पॉन्स आएगा। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो? अच्छा, अब आप लोगों ने देखा, अब इतनी बात सबको समझ आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मली यूजर जो है ना, वो हम लोग इंसान, हमें नंबर्स याद रखना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू इंग्लिश लाइक कैरेक्टर। लाइक अगर मेरी वेबसाइट है, मुझे techlosat.com याद रखना आसान है। अगर इस जो मैंने techlosat.com जिस सर्वर पे रन की हुई है उसका आईपी याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। अब लेट्स सपोज अगर इंग्लिश लाइक कैरेक्टर कुछ ना होते, सिर्फ आईपी और पोर्ट नंबर होते, तो हमें फेसबुक का भी एक आईपी याद रखना पड़ता कि उसका कोई आईपी है, हमें गूगल का आईपी याद रखना पड़ता, हमें लिंक्डइन का आईपी याद रखना पड़ता, हमें मतलब जो एप्लीकेशन हमें चलानी है उसका पोर्ट नंबर और उसका आईपी मुझे याद रखना पड़ता। अब इसकी जगह पे क्या हुआ, डोमेन नेम सिस्टम लॉन्च किया गया। अच्छा, इसको दूसरी जुबान में बोलते हैं डीएनएस। ये एक जेनेरिक टेबल बनाया गया दुनिया में जिसको डीएनएस बोला जाता है। उस टेबल में क्या रखा जाता है? उस टेबल में ये इंफॉर्मेशन रखी जाती है कि ये पोर्ट, ये आईपी, इसका रिलेटेड जो इंग्लिश लाइक कैरेक्टर है डेट इज कॉल्ड techlosat.com। यानी कि आईपी कोलन पोर्ट इक्वल टू डोमेन। बात समझ आ गई? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि एक कोई दूसरा आईपी होगा, मे बी उसकी कोई दूसरी पोर्ट नंबर होगा, कोई दूसरा उसका ये नंबर होगा और उसकी कोई डिफरेंट पोर्ट होगी, डेट इज रिप्रेजेंटेड टू facebook.com। तो डीएनएस एक, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने techlosat.com वाला कैरेक्टर ले लिया है, अब ये दुनिया में किसी और को नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर कोई मिलेगा, लेट्स सपोज अगर ये दो लोगों को मिल जाता है और दो डिफरेंट आईपी हो जाते हैं इसके ऐसे, अब ये मसला बन गया ना, मसला बन गया ना। अगर techlosat.com पे जाता हूं तो वो इसके अगेंस्ट दो आईपी हैं, किस पे जाएगा? तो इसलिए डीएनएस दुनिया में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया है, डीएनएस जिसको बोलते हैं। वो दुनिया में एक अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है और उसका एक टेबल है जिसमें दुनिया के हर वेबसाइट का आईपी मेंशन है, साथ में उसके इंग्लिश लाइक कैरेक्टर। तो जब हम इंग्लिश लाइक कैरेक्टर पे हिट करते हैं, एक्चुअली वो इस वाले डीएनएस के पास जाता है और उसको बोलता है कि इसका आईपी मुझे दो, जो इसके पीछे आईपी सेव है वो मुझे दो। वो उस आईपी को फाइंड करता है, फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल जब उसको डोमेन नजर आती है ना, वो उस डोमेन के लिए पहले डीएनएस के पास जाता है। डीएनएस उसको बताता है कि इसका आईपी ये है, वो आईपी पकड़ के फिर वो उसको रिक्वेस्ट करता है। अब बैकग्राउंड में ये चीज होती है, हमारे लिए इनविजिबल होती है। तो इसका मतलब है अगर मैं आईपी लिखूं या मैं यहां पे techlosat.com लिखूं, दैट इज बोथ इक्विवेलेंट, दैट इज बोथ इक्विवेलेंट ना। द रीजन इज दिस, आपकी जो डोमेन है दैट इज पॉइंटिंग टू द सम आईपी एंड पोर्ट।
इतनी बात किसी को समझ ना आई हो तो नॉर्मली इसलिए हमें आईपी नज़र नहीं आते, हमें पोर्ट नज़र। अच्छा, लेकिन अगर मैंने कोई सर्वर बनाया है नया, बिल्कुल नया, जब हम बनाते हैं मतलब मेरे पास कोई बड़ी मशीन थी, उसका मैंने सर्वर परचेज कर लिया या मैंने डिजिटल ओशन या गूगल से सर्वर लिया, अब वो मुझे उसकी डोमेन नहीं देते हैं, वो मुझे सर्वर हैवी रिसोर्सेज देते हैं, डेट्स इट। अब उसके अंदर मैं लिनक्स इंस्टॉल करूँ, मैक मैंने कर लिया, अब जब मैं उसमें एनजीएनएक्स इंस्टॉल करूँगा या मैं उसके अंदर जो है वो Next.js जो भी इंस्टॉल करता हूँ, तो उसके लिए अगर मैंने कोई डोमेन नहीं लगाई हुई तो ऑटोमेटिकली वो मुझे आईपी देगा और उस आईपी के ऊपर जाके मैं काम अपना कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? उस मशीन का आईपी मुझे मिलता है और उस आईपी के ऊपर मैं जाऊँ तो मेरा काम हैपन होता है। इतनी बात ना समझ आई हो किसी को? तो इसका मतलब नॉर्मली जब हम कोड डेवलप करते हैं और सर्वर में जाके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें कोड रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे डोमेन नहीं मिलती, डोमेन मुझे सेपरेटली परचेज करनी पड़ती है। उससे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को आईपी पे एक्सेस कर सकता हूं। तो एज अ डेवलपर मैं बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करता हूं जो सिर्फ आईपी पे चलती हैं। मतलब क्या है, मैंने उस पर कोई भी डोमेन नहीं लगाई हुई। तो लॉजिकल बात तो एक ही है ना, मैं आईपी से एक्सेस करूं या डोमेन से एक्सेस करूं, वो रिक्वेस्ट तो किसी सर्वर के पास जा रही है और उसके अगेंस्ट कोई सर्वर की एप्लीकेशन चल रही है जो रिस्पॉन्स दे रही है। तो ये डोमेन तो जस्ट ये काउंटिंग को या आईपी को हाइड करने वाला सिस्टम है, मैपिंग का सिस्टम है, इसका कोई और जॉब नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब आप मुझे बोलेंगे कि हम जब decloser.com पे गए तो हमने कोई राउट नहीं लिखा वहां पे। अच्छा, दैट इज वेयर डिफॉल्ट इंडेक्स राउट कम्स इन। अगर हम कोई नाम नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट, अगर हम कोई राउट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट / इज द राउट, और / राउट को बोलते हैं इंडेक्स राउट। इंडेक्स राउट को मतलब है मेन राउट। मेन मतलब / वाला राउट जो सिर्फ जिसके आगे कोई पाथ नहीं लिखा है, कोई राउट का नाम नहीं लिखा है। तो अगर आपने देखा होगा जब हम decloser.com पे जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसका राउट है वो / राउट है, इस पर भी ये सेम ही चलती है एप्लीकेशन मेरी। इसके देखो ना हमने, लेकिन / राउट सिर्फ एक हो सकता है और उसकी एक ही जॉब हो सकती है, वो एक काम करेगा। लेकिन अगर मुझे कोई और काम भी कराना है फिर मुझे एक और राउट लिखना है, तो बाय डिफॉल्ट / राउट, एक राउट से क्या मैं 10 काम ले सकता हूं? फिर वो डिफरेंशिएट कैसे होगा ना अगर मैं एक ही राउट से 10 काम लूंगा। लेकिन अगर मुझे दूसरे काम लेने हैं तो फिर मुझे दूसरे राउट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि / राउट पे मेरी एक यूआई चल रही है। अब इस / राउट की इस वक्त लॉजिक क्या है, कौन बताएगा कि सर्वर जो है / राउट पे क्या जॉब डन कर रहा है? जो उसको रिक्वेस्ट जा रही है / पे HTTP प्रोटोकॉल गेट की रिक्वेस्ट जा रही है, इस / राउट पे क्या जॉब डन हो रही है? एक HTML की फाइल को सर्वर से क्लाइंट के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मुझे कोई डिफरेंट HTML लेनी है तो इसका मतलब मुझे, क्या मैं 100 टाइम / पे रिक्वेस्ट करूं तो 100 टाइम मुझे सेम रिस्पॉन्स आएगा या डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा? सेम आएगा। क्यों? वो सेम ही फंक्शन को कॉल करेगा ना 100 टाइम, मिलियन टाइम। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं / कॉन्टैक्ट, तो इसका क्या मतलब है? अब वो सर्वर की एप्लीकेशन को माइंड में लेके आए जो सर्वर पे रन हो रही है। अब IP:पोर्ट / कॉन्टैक्ट किया है या डोमेन / कॉन्टैक्ट किया है, उसके पीछे IP उसने खुद से लिख लिया, IP:पोर्ट कॉन्टैक्ट किया है। अब वो कहेगा कि तुमने मेन जो फंक्शन है ना, तुम्हारा मेन जो पेज को चला रहा था उसको, उस कोड को नहीं चलाना, अब तुमने दूसरे कोड को चलाना है जो क्या पेज सेंड करता है, कॉन्टैक्ट वाला। उसके पीछे अब जो भी मैंने लॉजिक लिखी हो, तो मैंने जैसे कॉन्टैक्ट का पेज लिखा तो मुझे अब डिफरेंट यूआई रेंडर होगी। इसका मतलब ये कोई डिफरेंट रिक्वेस्ट गई, उसने डिफरेंट रिस्पॉन्स लेके आई है। और ये कौन सा मैंने काम करना है, ये डिफरेंशिएट कैसे हुआ? थ्रू राउट। अच्छा, आप बोलेंगे कि देखो सर्वर nginx हो या Node.js जो भी हो, उसमें मैंने 5 राउट डिफाइन किए हुए हैं। अब 5 के अगेंस्ट 5 काम हो रहे हैं। अगर मैं कोई ऐसा राउट लिख दूं जो वो उस सर्वर में स्टोर ही नहीं है या उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा?
नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने ऐसा कोई राउट डिफाइन ही नहीं किया ना पीछे जो जिसके चलने पे कोई काम होगा, तो वो 404 आ जाता है कि मतलब ऐसा कोई पेज जो है सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां तक किसी को समझ ना आई हो, कोई लॉजिक, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब बात आती है, यहां तक समझ आ गई कि कोई एप्लीकेशन होगी, वो किसी पोर्ट पे चल रही होगी, उतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए, पिछली आईपी भी चाहिए, उसका पोर्ट नंबर भी चाहिए। अब उस एप्लीकेशन में मैंने कौन सी जॉब डन करवानी है, वो कैसे डिफरेंशिएट होगी? थ्रू दी राउट्स, और उस राउट में जिस पे रिक्वेस्ट जाएगी उसके अगेंस्ट वो कोड चलेगा। एक्चुअली हमें अब ये लॉजिक सीखनी है कि किस राउट के पीछे क्या लॉजिक लिखें तो ये काम होगा। अब ये जो बेसिक जॉब है ना, ये बेसिक जॉब कि ये इतने राउट्स बना दो और उन राउट्स पे ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये सम टाइम हमें मैनुअली करना पड़ता है जब हम कस्टम सर्वर लिख रहे होते हैं, और सम टाइम जो ऑटोमेटेड सर्वर्स हैं जस्ट लाइक एनजीनक्स, उन्होंने इसकी लॉजिक बाय डिफॉल्ट बनाई हुई है। जैसे अब मैंने एक HTML की फाइल रन की, यहाँ पे बनाई, और उसको अगर मैं रन करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर तो मुझे ऐसी नज़र आ रही है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये क्लाइंट साइड, मतलब ये मेरे ब्राउज़र मेरे लैपटॉप में पड़ी थी, मुझे यहाँ पे नज़र आ गई। अब अगर मुझे इसको सब यूज़र ने इसको एक्सेस करना है तो मुझे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? सबसे पहले इसको अपलोड करना है कहाँ पे? सर्वर पे। फिर मुझे क्या चाहिए? सर्वर की ऐप चाहिए। वो सर्वर की ऐप बनी बनाई यूज़ करूँ या खुद से बनाऊँ? अगर बनी बनाई यूज़ करूँगा तो उसकी एक अपनी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है कि इस तरह मुझे कोड दे दो, मैं उसको इस तरह चलाऊँगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, देखो ये सिर्फ एक HTML के पेज है, मैंने इसको डिप्लॉय करके चलवाना है, तो अब मुझे इसके लिए कस्टम ऐप नहीं बनवानी, मतलब कस्टम सर्वर ऐप नहीं बिल्ड करनी, तो इसको सिंपली मैं चला सकता हूं थ्रू बने बनाए सर्वर दैट इज कॉल्ड एनजीनक्स, जिसने सारी डेफिनेशन लिखी। उसकी डेफिनेशन में क्या है कि मेरा एक पब्लिक का फोल्डर है, तुम वहां पे सारी HTML की फाइलें प्लेस कर दो। अब उस पब्लिक फोल्डर में जिस HTML की फाइल का नाम इंडेक्स होगा ना, वो मैं चलाऊंगी // के ऊपर, एनजीनक्स बोलता है, वो मैं चलाऊंगा // पे। जिसका नाम कॉन्टैक्ट होगा वो मैं चलाऊंगा कॉन्टैक्ट पेज पे, कॉन्टैक्ट राउट पे। जिसका नाम अबाउट होगा वो मैं किस पे चलाऊंगा? अबाउट पेज पे। समझ आ गई बात? तो एनजीनक्स क्या बोलता है कि आप मुझे यहाँ पे इंडेक्स पेज होगा तो उसको मैं चला दूँ, उस HTML की फाइल को मैं रिटर्न करूँगा // पे। अगर कॉन्टैक्ट पेज होगा उसको मैं किस पे रिटर्न करूँगा? // जब कॉन्टैक्ट का पेज पे आप राउट पे रिक्वेस्ट करोगे। अब अगर आपने अबाउट का राउट बनाना है तो उसके लिए आप अबाउट का पेज मुझे रिटर्न सेंड करोगे। तो जितनी HTML होंगी पब्लिक के फोल्डर में उतने वो राउट खुद से बना देगा। ये बाय डिफॉल्ट नेचर है एनजीनक्स सर्वर की। तो इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा HTML की अक्सर फाइलों के नाम index.html रखे जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने सर्वर को, जो प्री बिल्ड सर्वर हैं, उनकी ये डेफिनेशन है, उनकी ये रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस फाइल का नाम index.html होगा ना, मैं जब // पे रिक्वेस्ट आएगी ना, मैं उस HTML को रिटर्न करूंगा। अच्छा, एक चीज़ अब इंटरेस्टिंग है, क्या सारी एप्लीकेशन HTML रिटर्न करती हैं? मतलब जो भी रिक्वेस्ट हैं, जो वेबसाइटें हैं, क्या वो HTML रिटर्न कर भी रही हैं या नहीं? हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड पोस्टमैन। देखो, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो बाय डिफॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट करता है? HTTP की गेट की रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो ऑलवेज रिक्वेस्ट जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड HTTP गेट रिक्वेस्ट। अच्छा, उसके अगेंस्ट अगर उसको HTML मिलती है, उसके रिस्पॉन्स को वो कैसे शो करता है? रेंडर करके शो करता है, सिर्फ HTML शो नहीं कर देता। लेकिन पोस्टमैन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका ये जॉब नहीं है, जिसकी जॉब ये है कि सर्वर को रिक्वेस्ट करो, सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है वेदर HTML है मुझे शो कर दो। अब ये आउटपुट शो नहीं करेगा, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो शो करेगा। मैं क्या लिखता हूं? https://tecloset.com, और ये HTTP बाय डिफॉल्ट, पोस्टमैन भी HTTP रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे मेथड आ रहे हैं, तो हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं?
गेट मेथड, मैंने गेट मेथड, अब मैंने इसको हिट किया ना, अब आपने देखा क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में क्या चीज आई, HTML आई, HTML आई भाई, कोड नहीं आया, HTML आई, ये HTML आ गई मेरे पास। लेकिन ब्राउजर से अगर मैं यही सेम रिक्वेस्ट करता हूं तो क्या होता है, वो हमें डिस्प्ले होती है, क्योंकि ब्राउजर ने ये लॉजिक लिखी है कि जब मुझे रिस्पॉन्स में किसी भी गेट रिक्वेस्ट, HTTP की किसी भी गेट रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में अगर मुझे HTML आएगी, मैं उस HTML का कोड शो नहीं करूंगा, उसकी आउटपुट शो करूंगा। ये डेफिनेशन ब्राउजर ने अपने पास रखी हुई है। लेकिन अगर चूंकि पोस्टमैन जब यूज कर रहे हैं तो पोस्टमैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू शो सम आउटपुट, ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, जो रिस्पॉन्स में आ रहा है, बस उसको शो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब अगर आपने देखना हो ना कि ब्राउजर भी क्या एक्चुअल में HTML उसको आ रही है रिक्वेस्ट जनरेट करने पे, आप यहां पे जाएं, मेन पेज लोड हो गया, आप यहां पे करें इंस्पेक्ट करके जाएं नेटवर्क टैब में और रिफ्रेश करें। अच्छा, यहां पे एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, डेट इज कॉल्ड www.teclosat.com। अब इसके अंदर रिक्वेस्ट ये गई है, रिक्वेस्ट URL क्या था, HTTP प्रोटोकॉल, आगे डोमेन आ गई, तो डोमेन का मतलब क्या है, IP:पोर्ट, वो चीज आ गई, और यहां पे ये क्या है, राउट आ गया। तो इसका मतलब है कि मेरा जो टेक्लोसेट के बिहाइंड जो भी सर्वर चल रहा है, अब वो मेरे 10 कामों में से कौन सा काम करेगा, फॉरवर्ड स्लैश वाला। अच्छा, अब उसकी मेथड, रिक्वेस्ट मेथड की टाइप क्या थी, गेट, और इसका रिस्पॉन्स देखें क्या है, HTML, जो कि मुझे यहां पे रेंडर होके नजर आई। अच्छा, अगर इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी जगह पे कॉन्टैक्ट की रिक्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, ब्राउजर फिर क्या करता है उसके अगेंस्ट, ब्राउजर ये काम करता है, HTTP समथिंग फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट, और ये मेथड की टाइप क्या है, गेट। तो अब वो पूरी दुनिया में से पहले तो मशीन ढूंढता है कि कहाँ रिक्वेस्ट करनी है, वो मशीन उसको मिलती है teclosat.com से या IP पोर्ट से, वो मशीन मिल गई उसको, उस मशीन के बाद उसको सर्वर भी पता लग गया कि कौन सा चलाना है थ्रू दी पोर्ट, कि किस सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट देनी है ये वाली, उस रिक्वेस्ट को आगे उसने क्या काम करना है उस चीज ने, वो यूजर ने उसको बताया, डेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट, वो उसके अगेंस्ट वो वाला कोड चलाएगा। जब वो कोड चलाएगा तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, और इसका रिस्पॉन्स भी क्या आएगा, HTML फाइल, लेकिन ब्राउजर मुझे उसको रेंडर करके दिखा रहा है। तो पोस्टमैन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम रिक्वेस्टिंग कर सकते हैं, रिस्पॉन्स देख सकते हैं, लेकिन ये ब्राउजर नहीं है, ये रेंडर करके नहीं दिखाएगा, एक्चुअल रिस्पॉन्स दिखाएगा। वो मैंने ब्राउजर में भी आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स दिखा दिया कि कैसे आता है, वो एक HTML आती है। अच्छा, फॉरवर्ड स्लैश ये, और इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश के आगे में भी कॉन्टैक्ट, तो एक और HTML आ जाएगी, समझे। अगर एक ऐसा राउट है जो कि HTML शो रिटर्न नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, जस्ट लाइक कंपनी, इफ आई रिमेंबर, हमने एक राउट बनाया हुआ, दैट इज कॉल्ड कंपनी प्रोफाइल। अब क्या हुआ है, मैंने एक राउट बनाया था कंपनी प्रोफाइल। अब वो कंपनी प्रोफाइल, देखो हर राउट सेम काम नहीं कर सकता, देखो राउट के पीछे क्या लॉजिक है, यही तो मैंने लिखना सीखनी है। अब आपने वो उस राउट के पीछे ये लॉजिक लगाई है कि तुमने HTML सेंड करनी है तो वो HTML सेंड करेगा। अगर तुमने उस राउट के पीछे ये लॉजिक लगाई है तुमने कोई वर्ड फाइल सेंड करनी है तो वो करेगा, तुमने ये लॉजिक लगाई है कोई PDF फाइल सेंड करनी है तो वो फाइल सेंड करेगा। अब इस राउट के पीछे कंपनी प्रोफाइल पे हमने बोला था कि जब तुम पे इस राउट पे रिक्वेस्ट आए तो तुम इसको एक और नई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देना। अच्छा, अब इसका मतलब है हम इसको अगर पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, कंपनी
प्रोफाइल। क्या हुआ है? वो जो भी मतलब एक पेज रेंडर हुआ है उसने उसको रीडायरेक्ट कर दिया है समथिंग गूगल के ऊपर, google.com। ये एक्चुअली गूगल का जो कंटेंट है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उसको नज़र आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हर राउट के पीछे जो लॉजिक है ना वो मैंने खुद डिफाइन करनी है कि कौन क्या काम करेगा। सिर्फ चीज़ देखने वाली ये है कि ब्राउज़र को अगर HTML में रिस्पॉन्स आएगा सिर्फ उसकी वो आउटपुट दिखाएगा, बाकी टाइप्स की वो आउटपुट नहीं दिखाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं अच्छा, सबसे पहले कौन बताएगा कि ये वाला राउट क्या है, क्या डेफिनेशन बन रही है इसकी? HTTPS प्रोटोकॉल आ गया, फिर IP पोर्ट यानी कि डोमेन आ गई, फिर // प्रोडक्ट मतलब इसके पीछे कोई सर्वर की एप्लीकेशन चल रही है जिसमें से वो कौन सा अपना फंक्शन चलाएगी। अब अगर ये वाला राउट मुझे HTML रिटर्न करेगा तो ब्राउज़र के अंदर HTML शो हो जाएगी। अगर ये HTML रिटर्न नहीं कर रहा, किसी दूसरी टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है, तो ब्राउज़र क्या करेगा? दूसरी टाइप का डाटा शो कर देगा, लेकिन वो कोड लाइक शो कर रहा है मुझे, इसकी कोई आउटपुट लाइक शो, इसको कोई फॉर्मेट कर रहा है वो। अब इसका रिस्पॉन्स एग्जैक्ट ये ब्राउज़र भी वैसे ही शो कर रहा है जैसा कि पोस्टमैन शो करेगा। पोस्टमैन देखो ये ऐसे रिटर्न कर रहा है हमें जेसन की फॉर्म में, और ब्राउज़र अगर देखो वो भी ऐसे ही सेम रिटर्न कर रहा है। क्यों भला? क्योंकि ब्राउज़र की एक डेफिनेशन है, जब भी हम सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं अगर सर्वर रिस्पॉन्स में कोई HTML फाइल रिटर्न करता है उसको तो वो डिस्प्ले करता है, लेकिन अगर कोई जेसन फाइल रिटर्न होगी, कोई PDF फाइल रिटर्न होगी, कोई वर्ड फाइल रिटर्न होगी, फिर उसकी वो लॉजिक नहीं है कि वो वैसे ही उसको रेंडर करेगा। तो जितनी फाइल्स की टाइप को ब्राउज़र ने हैंडल किया हुआ है उतनी को वो शो करता है। अब जेसन में उसकी लॉजिक ये है कि जो रिस्पॉन्स आपको जेसन में आ रहा है वही शो कर दो, जो जेसन में आ रहा था वही रिस्पॉन्स। यहां पे भी वैसे ही है, अगर मैं इंस्पेक्ट करके एक्चुअल इसकी चीज़ देखूं तो वहां पे भी मुझे क्या नज़र आएगा? रिक्वेस्ट जनरेट हुई है कहां पे? इधर टाइप क्या थी? गेट। रिस्पॉन्स में क्या आया है? जेसन। तो वही जेसन उसने यहाँ पे रा फॉर्मेट में शो कर दी है, क्योंकि ऐसी कोई ब्राउज़र ने लॉजिक ही नहीं लिखी है कि जेसन को शो करे फॉर्मेट करके। अब जब हम अपना नेक्स्ट.जेएस का सर्वर चलाते हैं दैट इज रनिंग ऑन दी लोकल होस्ट 3000, व्हाट इट मीन्स? देखो हर वो सर्वर की एप्लीकेशन जो हम अपने ही लैपटॉप में चलाते हैं, अपने लैपटॉप में चलाने वाली सर्वर का जो IP होता है वो मेरे सिस्टम का IP होता है ना, और उस सिस्टम के IP को हम डिनोट करते हैं लोकल होस्ट से डोमेन वाले फॉर्मेट में, और 127 http://127.0.1 यही होता ना, सॉरी लोकल होस्ट, यही था लोकल होस्ट IP। ये नहीं लगाया हमने। स्पेस आ रही है कहीं पे, इसने यहाँ पे भी 0 धीरे धीरे आएगा। ये स्टिल वो स्पेस से क्यों आगे लेके जा रहा है? शुरू में स्पेस आ रही।
बीच में स्पेस थी, सॉरी। 127.0.0.0 वन आएगा, लेकिन उसको उठा नहीं रहा। अब एग्जैक्ट नेक्स्ट जेएस कौन सा आईपी यूज़ कर रहा है मुझे इसका आइडिया नहीं हो रहा। मे बी उसने कोई 1 2 3 में भी ऐसे कोई डिफरेंट यूज़ किया हो। सॉरी 101 करके आगे पोर्ट भी तो डिफाइन करनी है ना। पोर्ट तो मैं भूल ही गया ना। देख हम कह रहे थे कि इस मशीन पे ले जाओ 127.0.0, भाई किस पोर्ट पे ले जाओ? ये तो 10 सर्वर चल सकते हैं इस तरह नेक्स्ट जेएस के, तो आगे पोर्ट भी तो डिफाइन करनी थी ना। अगर नेक्स्ट जेएस का एक सर्वर मैंने चला दिया है, वो दैट इज रनिंग ऑन दी 3000, अगर एक और चलाऊंगा तो क्या होगा? 3001 पे चलेगा ना, क्योंकि सेम पोर्ट पे नहीं वो चल सकता। बात समझ आ गई? अब समझ आ रही है ना? ये लोकल होस्ट इज जस्ट लाइक डोमेन, ताकि मुझे ये आईपी, जैसे अभी हमने डिफ़िकल्टी हुई ना आईपी फाइंड करने में, वो ये ना परेशानी हो हमें, तो इसलिए उसने लोकल होस्ट लिख दिया। लोकल होस्ट मतलब मेरे लोकल सिस्टम का आईपी, उसको उसके साथ वो मैप कर रहा है, और 3000 इज़ द डोमेन पोर्ट नंबर, उसके ऊपर मेरा कोड चल रहा है। तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आगे मैं इसके राउट लिखने शुरू करूँगा। कुछ भी मैं राउट लिख सकता हूँ, ABC वट जो मेरा दिल करता है। इसको मैं ऐसे रन कर लूँ या फिर मैं लोकल होस्ट 3000 से रन कर लूँ, इट्स ऑलमोस्ट सेम। बात तो सेम ही है ना। आईपी, उसके पीछे तो आईपी की गेम है, वो मैंने आपको समझा दिया, वो मैपिंग होती है उसकी, तो वो मैपिंग चल रही है। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो कि ब्राउज़र वेबसाइट, इसका मतलब जब भी हम किसी डोमेन पे जाते हैं उसके पीछे की साइंस सबको समझ आई है या नहीं आई, कि कैसे ये वर्क होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसी आउटपुट आती है, हर चीज़ समझ आई है? क्लियर हुई है बात? पक्की बात है? सही है। अच्छा, अब लाइक जो हमने ये HTML फाइल बनाई थी, ये बेसिक वाली, इसको अगर मुझे डिप्लॉय करना है तो मुझे वो देखो, एक HTML को डिप्लॉय करना है, मुझे अपना सर्वर नहीं लिखना, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी। तो यहाँ पे आती हैं कुछ कंपनी जस्ट लाइक सर्च वगैरह, वर्सल वगैरह, वो कहती हैं कि ऐसी छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए हम Nginx यूज़ करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, आप बस अपनी फाइल अपलोड करो, मैं आपको Nginx के पब्लिक फोल्डर में रख दूंगा और आपकी फॉरवर्ड स्लैश पे आपकी index.html चलने लग जाएगी, और उस आपको मैं जगह भी दूंगा अपने सर्वर में, उस जगह के ऊपर डोमेन भी लगा दूंगा, और वो डोमेन का पाथ भी आपको दे दूंगा। तो अगर हमने इसको डिप्लॉय करना है, देखिएगा कितना आसान है। ये मैंने ओपन कर लिया इसको, तो बहुत सारी कंपनी हैं जो फ्री में देती हैं, वी आर यूजिंग सर्च नाउ, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। अब ये HTML मेरे पास लोकल पे चल रही थी, अब मैं इसको सर्वर में अपलोड करने लगा हूँ। अब सर्वर मेरे पास, मैं खुद परचेज नहीं कर सकता, मैंने एक सर्च कंपनी ढूंढी जो फ्री के अंदर मुझे ये काम करके देती है, सर्वर की स्पेस देती है। अच्छा, वो सर्वर की स्पेस देती है, उसका IP पोर्ट नहीं मुझे बताती, उसके ऊपर डोमेन भी अपनी लगा के दे देती है, एक सब डोमेन बना के उसके ऊपर डोमेन लगा के दे देती है। सही है, वो इतना काम भी कर देती है। अब उसके बाद वो डोमेन शमेन सब देने के बाद हमने जिस क्या करना है, उसको फाइल देनी है, और वो फाइल ऑटोमेटिकली वो Nginx के पब्लिक फोल्डर में रख देता है। अब वहाँ पे उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लगी हुई है कि फॉरवर्ड स्लैश पे रिक्वेस्ट आएगी तो ये जो HTML मैं उसको दे रहा हूँ वो मुझे रिस्पॉन्ड बैक कर देगा। तो अगर आप लोग देखिएगा, मैं लिखूँगा सर्च, इफ़ इट इज़ नॉट देयर मैं करूँगा npm इंस्टॉल सर्च -g, इंस्टॉल कर लूँगा सर्च को npm से। ये कंपनी फिर मुझे क्या करेगी, सर्च स्पेस देगी, सर्वर की स्पेस देगी फ्री में, और उस पर मैं अपनी फाइलें अपलोड करूँगा। मैं लिखूँगा सर्च, वो कह रहा है आपकी ईमेल क्या है, मैं लिख दूँगा मे बी naveed@techlosat.com, पासवर्ड क्या है 121 समथिंग।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुझे आप बात बताओ कि मैंने आपका जो कोड है वो आपके सिस्टम में से किस जगह से रिसीव करना है। तो डेट इज़ कॉल्ड यूजर्स, डेवलपर, डॉक्यूमेंट, टीचिंग, पेनावर्स, लर्न, नेक्स्ट जेएस, HTML का फोल्डर। कह रहा है यहाँ से जितनी फाइलें होंगी ना मैं उठा के सर्वर पे ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा पाथ ओके है, जाने दो इसको। वो कह रहा है कि आपको जो डोमेन मिलेगी उसका ये नाम है, आपको ठीक है या आप इसको चेंज करना चाहते हैं। मैं कह देता हूँ चेंज कर लेते हैं थोड़ा, नवीद HTML Nginx, कुछ ऐसा कर लिया मैंने। अब अगर ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने यूज़ की होगी तो वो मुझे नहीं लेने देगा, एरर दे देगा, अदरवाइज उसने चलने दी। अब उसने क्या किया, मेरी जो भी फाइलें थी उसको अपलोड कर दिया, कहाँ पे, अपने सर्वर में। अब वो सर्वर की एप्लीकेशन भी मैंने नहीं रन की, ना मैंने चलाया, ये ऑटोमेटिक सब कुछ कर दिया किसने, सर्ज ने। उसने अपनी स्पेस भी दी, उसमें मेरी फाइल को भी रखा, अपलोड कर दिया। अब उस फाइल के अंदर उसने एक सर्वर भी चला दिया, सर्वर की ऐप चला दी Nginx की, उसके पब्लिक फोल्डर में मेरी फाइल भी रख दी। अब Nginx की ये डेफिनेशन है कि जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा यहां पे, तो वो क्या करेगा, जो HTML मैंने उसको दी थी, मैंने अब पाथ नहीं बताया ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, /। अब // पे मेरा कौन सी फाइल चलेगी, जो मैंने फाइल उसको दी थी index.html, वो मुझे अब रिस्पॉन्स बैक कर रहा है। अब अगर मैं इसको पोस्टमैन पे देखूं तो ये क्या होगा, इस वेबसाइट के अगेंस्ट // पे मुझे वो HTML आ रही है जो मैंने उसको दी थी। तो कोई मुश्किल काम है, सब कुछ तो कंपनीज कर रही हैं, हमने क्या करना है, सिर्फ समझने की गेम है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है दैट्स वेरी गुड टू गो। अब आपको होपफुली जो बात मैंने आपको समझाई है कि ये वेबसाइट कैसे काम करती हैं, किस तरह चलती हैं, अब क्लैरिटी आ रही है। लेकिन अब Nginx के केस में पंगा क्या है कि अब मैं इसको कहूँ कि तुमने क्रिएट PDF वाला राउट बनाओ और उस राउट पे PDF को क्रिएट करो, भैया Nginx कहेगा माफ़ी दो खुद कोड करो, कोई कस्टम सर्वर बनाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं वही कर सकता हूँ जो मेरी लॉजिक लिखी गई है। तो अब उसमें मैं अपनी मर्जी से क्रिएट PDF का कोई राउट नहीं बना सकता, अपनी मर्जी से मैं उसमें कोई लॉजिक नहीं लिख सकता कि जो PDF को क्रिएट करे। Nginx इज जस्ट receiving some of the HTML, saving into the public, sending back into the browser in an HTML format, और वो हमें नजर आता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब Nginx is not like everything for us, तो हमें उसके लिए कस्टम सर्वर बनाने पड़ेंगे और जो कस्टम राउट्स को हैंडल करें, कस्टम चीज़ों को चलाएं, फिर हम उसके पीछे अपनी मर्जी के काम करें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो कि वेबसाइट कैसे काम करती हैं, बात समझ आ रही है? API भी हम, API इज समथिंग के सर्वर से बात कैसे करनी है, सर्वर की एप्लीकेशन से बात कैसे करनी है। तो हमने एक्चुअली दैट इज कॉल्ड API, इसका दूसरा नाम API है, ये मैंने API कॉल की है। API इज समथिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, लाइक आप एक जगह से एक सर्वर से बात कैसे कर रहे हैं, वो बात कैसे करेगी, इसको हम API बोलते हैं। तो इसी सारी टेक्नोलॉजी को API भी बोला जाता है इन सेकंड वर्ड। तो ये एक API है किसकी, नवीद HTML nginx.search.sh गेट की API है, जिसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो मुझे HTML का रिस्पॉन्स देती है। तो जब मैं techlosser.com लिख रहा हूँ दैट इज आल्सो अनदर API, लेकिन वो HTML रिटर्न करती है जब मैं उसको बोलता हूँ। API कस्टम API बनाना मतलब कस्टम राउट बनाना। ये जो कस्टम मैं जो बात कर रहा हूँ, हमने कितनी जल्दी Nginx के साथ अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर लिया, आपने देखा ना, आपके सामने किया मैंने सब कुछ, ऐसे हुआ है ना। अब लेकिन अगर मैं Nginx को बोलूँ कि तुम एक और राउट बनाओ डेट इज कॉल्ड क्रिएट PDF, और उसके पीछे PDF को क्रिएट करने लग जाओ, ये काम Nginx नहीं करेगा। जब ये काम Nginx नहीं करेगा तो ये काम करने के लिए मुझे कोई कस्टम सर्वर एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, वो मैं Next.js में बनाऊँ, Node.js में बनाऊँ, PHP में बनाऊँ, Python, Django, Flask उनमें बनाऊँगा जब, तो मुझे उनका कोड करना पड़ेगा। वो जो कोड है डेट इज कॉल्ड API।
जो राउट के पीछे कोड चल रहा है दैट इज कॉल्ड एपीआई। ये भी एक एपीआई है जो हमने अभी डिप्लॉय किया है, जो technosite.com के पीछे चल रही है, बट दैट इज कॉल्ड प्री बिल्ड एपीआई जो हमें Nginx ने दी है। इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। अभी हम दैट इज वी आर लाइक हम अभी जस्ट HTTP प्रोटोकॉल और उसके गेट मेथड पे बात कर रहे हैं। HTTP की और मेथड है, उनमें इसकी टाइप्स भी आएंगी। ब्राउजर इज ओनली सपोर्टिंग गेट रिक्वेस्ट, पोस्टमैन इज सपोर्टिंग लाइक डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वेस्ट। अगर आपने पोस्टमैन में देखा होगा, ये एक सॉफ्टवेयर है, वो कितनी रिक्वेस्टों की टाइप सपोर्ट कर रहा है। क्या हम ब्राउजर में कभी आप यहाँ पे गए और आप उसको कहो कि HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट करो और साथ में पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करो या गेट रिक्वेस्ट जनरेट करो? मतलब क्या, ब्राउजर इज ऑलवेज सपोर्टिंग ओनली गेट रिक्वेस्ट। उसमें कर सकते हैं, लेकिन वो हम उसकी लॉजिक लिखते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में नहीं चलता फिर। तो इसका मतलब दुनिया में जितनी रिक्वेस्टें काम कर रही हैं उनके पीछे सर्वर चल रहे हैं, और उन सर्वर पे सर्वर की एप्लीकेशन चल रही हैं, और वो सर्वर की एप्लीकेशन किसी पोर्ट पे चल रही हैं, और वो पोर्ट के पीछे डिफरेंट राउट्स हैं, और उन सब के जो फॉरवर्ड स्लैश राउट हैं उनमें हमेशा HTML आती है। देखो, अगर मैं technosite.com के फॉरवर्ड स्लैश राउट पे जेसन रिटर्न कर दूं तो फिर ब्राउजर में तो ऑलवेज जेसन आया करेगी। तो हम तो यूजर को कुछ दिखाना चाहते हैं ना, तो इसलिए हमेशा फॉरवर्ड स्लैश राउट पे हम HTML ही रिटर्न करते हैं, कभी भी जेसन रिटर्न नहीं करते। तो इसलिए दुनिया में हर वेबसाइट के ऊपर आपको फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर HTML ही नजर आती है। तो ब्राउजर इसीलिए तो उसको दिखा पाते हैं, लेकिन ब्राउजर के लिए मतलब नहीं है मैं technosite.com फॉरवर्ड स्लैश पे जेसन रिटर्न कर दूंगा, वो जेसन राह दिखाएगा, लेकिन उससे मेरा ही नुकसान होगा ना। यूजर जब भी technosite.com पे जाएगा उसको HTML नजर नहीं आएगी, ब्राउजर से जेसन नजर आएगी। यहाँ तक किसी का कन्फ्यूजन के वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, व्हाट इज राउट्स, और अच्छा, इस दूसरी ज़बान में इन राउट्स को हम, इस सारे पाथ को हम URL बोलते हैं। ये सारा, इसको हम URL भी कहते हैं, एक URL है। इस URL के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। HTTP प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड डोमेन, दैट इज कॉल्ड राउट, एंड अदर वर्ड दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। क्यों? क्योंकि राउट के अंदर एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं, लाइक वर्ड फाइल क्रिएट में बी स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैंने ये क्या किया है, नेस्टेड राउट, यानी कि एक राउट में भी मैं बहुत सारे काम करवा सकता हूँ, उसके आगे भी जा सकता हूँ, जितना मर्जी नेस्टिंग जा सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग राउटिंग। अच्छा, अब अगर ये सारा यहाँ, ये दोनों वर्ड मिलके बन रहे हैं, ये दोनों वर्ड मिलके क्या बन रहे हैं, राउट। और इस दोनों राउट में ये जो दो फॉरवर्ड स्लैश, ये दो चीज़ों को लैदा किया गया है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, दो सेगमेंट को मिला के मैंने एक राउट बनाया है। समझ आ रही है? और अगर इसके साथ कोई पोर्ट है कोलन, वो मैंने आपको पहले बता दिया, दैट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर, और उसकी लॉजिक क्या है। तो अब जब आप वेबसाइट आप खोलेंगे, आपको फीलिंग आनी चाहिए कि इसके पीछे क्या हो रहा है, मुझे आता है, क्योंकि इसके पीछे की साइंस आपने आज समझ ली है। सही है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई थ्योरी कि कैसे चीज़ें चल रही हैं? अब आपको क्लैरिटी हो रही है कि Next.js क्यों लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। द रीज़न इज दिस, Next.js इज अ सर्वर, और सर्वर जो है वो किसी पोर्ट पे चलता है। अब उसके अंदर इसका मतलब हम राउट डिफाइन कर पाएंगे, और उन राउट में कस्टम लॉजिक भी लिख पाएंगे कि तुमने फॉरवर्ड स्लैश तुमने HTML भेजनी है, क्रिएट PDF तुमने PDF भेजनी है, डू दिस तुमने ये करना है, डू डैट तुमने ये करना है। इसी को तो हमने सीखना है। तो इसका मतलब है हम कस्टम सर्वर की एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं वो सीखने जा रहे हैं, उन राउट के पीछे लॉजिक कैसे लिखते हैं वो सीखने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज देखें ना, बड़ी मजे की है, वो क्या है कि नॉर्मली जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं
उनमें 50% ऑफ द केसेस हर राउट का एक ही जॉब है, वो क्या है, सेंडिंग HTML बैक। अगर आप मेरी वेबसाइट देखें तो दैट्स वेरी सिंपल थिंग ना, आप यहाँ पे जाएं, टेक्नोलॉजी को हिट करें, इधर भी HTML नज़र आ रही है, केसेस में भी HTML नज़र आ रही है, इधर भी HTML, सब जगह तो HTML ही नज़र आ रही है। तो इट्स नॉट लाइक बिल्डिंग वेरी हार्ड थिंग, तो ऑलवेज रिटर्निंग HTML फाइल। लेकिन जहाँ पे हम दूसरी लॉजिक लिखते हैं, लाइक इस राउट पे रिक्वेस्ट जाए तो तुमने अब PDF क्रिएट करनी है, तुमने वहाँ पे हमें थोड़ी एफर्ट पुट करना पड़ती है। लेकिन सिर्फ HTML में तो सिर्फ मुझे HTML लिखूं और मैं कह दूं सर्वर को कि HTML भेज दो, वो भेज ही जाएगा, डेट्स इट। तो वो तो बड़ा सिंपल सा काम है, हमने तो HTML CSS डिफाइन करनी है। ये काम तो ऑटोमेट भी है। अगर आपने देखा हो सर्च में, क्या मैंने सर्वर की कोई एप्लीकेशन बना के उसको कहा है कि तुमने मुझे वापस HTML भेजनी है, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। कैसे, उसको कोड कर दिया गया ऐसे। तो Next.js में भी अगर आपने देखा हो, जब हमने कोड किया था Next.js की एप्लीकेशन को, क्या हमने उसको कहा था कि जब लोकल होस्ट 3000 फॉरवर्ड स्लैश यानी कि इंडेक्स राउट चले तो तुमने मुझे HTML देनी है? नहीं कहा था ना। तो क्यों नहीं कहा था? क्योंकि हमें Next.js कहता है ये काम अगर Nginx ऑटोमेटिकली कर रहा है तो मैं भी आपके लिए कर सकता हूँ। इतना अच्छा तो मैं हूँ ना, मतलब इतना भी बुरा नहीं हूँ कि आपको हर चीज़ में फंसा दूँ। इतना अच्छा तो हूँ, जो काम Nginx कर रहा है ऑटोमेटिकली वो काम मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन वो काम अचीव करने के लिए यू हैव टू फॉलो माई स्टैंडर्ड्स। और वो स्टैंडर्ड क्या है? फोल्डर स्ट्रक्चर, page.tsx। बात समझ आ गई? तो अब उसने राउट की डेफिनेशन बता दी, तो उसके ऊपर हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। नेस्टेड राउट मतलब अगर आपने एक राउट बनाना है, उसके अंदर आपने 3-4 काम करने हैं, तो वो कहता है कि उस राउट के आगे एक और राउट बना लो, उनमें 3-4 काम कर लो, वो फिर नेस्टेड राउट बन जाएगा। ऑल गुड।